हेलो दोस्तों। तो क्लास 11th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमारा 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग बोहर्स मॉडल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बोहर्स मॉडल की थ्योरी करी थी, डेरिवेशंस करी थी, कुछ फॉर्मूले निकाले थे और बोहर्स मॉडल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग बोहर्स मॉडल और रिडबर्ग फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको बोहर्स मॉडल की थ्योरी, रिडबर्ग्स फार्मूला कैसे आया, मैक्सवेल की थ्योरी, जितने भी थ्योरीज आई थी बोहर्स मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए और ये बताने के लिए कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों गलत था। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाली चारों वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। आप लोग उन लिंक्स से उन रेस्पेक्टिव वीडियोस पर जाकर जिनमें भी आपको डाउट है विजिट कर सकते हैं उन वीडियोस को। तो शुरू करते हैं बोहर्स मॉडल और रिडबर्ग्स फार्मूला की क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इन जूल पर एटम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी बतानी है हमें जूल पर एटम में, क्योंकि एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, केजी पर मोल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो हमें तो जूल पर एटम में निकालनी है, तो हमें उस तरीके का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अब अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इससे पहली वाली वीडियो जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको विजिट कर लेना, एटलीस्ट सारे फॉर्मूले देख लेना अगर और कुछ नहीं देखना है तो। हालांकि डेरिवेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के आखिर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर आपको डेरिवेशन नहीं आती है बोहर्स मॉडल की तो आप उस क्वेश्चन में फंस जाओगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, और एनर्जी निकालनी है हमें जूल पर एटम में। तो फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, जेड क्या है इसमें एटॉमिक नंबर और एन क्या है जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। -2.18 इंटू 10 की पावर -18 क्या है हीलियम प्लस, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट कह रहा है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो एनर्जी कितनी आ गई यहाँ पर, 4 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.18 इंटू 4, 4 8 32, 4 1 4 7, 4 2 8, -8.72 इंटू 10 की पावर -18। ये हो गई एनर्जी एसोसिएटेड इन जूल पर एटम। अब ये कह रहा है रेडियस बता दो ऑर्बिट का इन एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट की इसमें क्या वैल्यू होती है, आर नॉट इज इक्वल्स टू 0.529 या अप्रोक्सीमेटली इसको 0.53 भी ले लेते हैं, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 इंटू एन क्या है 1 और डिवाइड बाय जेड यानी 2, तो 0.53 डिवाइड बाय 2, 2 2 से 5 4 गया 1, 2 6 से 12, तो 0.265 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस तरीके से दो एनर्जी भी निकल गई इस फॉर्मूला से जूल पर एटम निकालने के लिए, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकल गया। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड when an electron undergoes transition from fourth energy level to second energy level, in which part of electromagnetic wave spectrum does this line lie। तो ये पता करने के लिए कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में ये लाइन जो है वो लाई होगी, इसके लिए वेवलेंथ पता करनी पड़ेगी जो हमसे पूछा भी है। एनर्जी तो इन्होंने पूछी नहीं है इसमें हमने। तो एनर्जी हम किस फॉर्म में निकालें, देखो अगर तुम एनर्जी जूल पर एटम में निकालते हो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर करके, तो तुम्हें वेवलेंथ निकालने के लिए एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा करना पड़ेगा। अब देखो ये एग्जाम में अप्रोच होती है एक दिमाग में लगाने के लिए। अब एनर्जी तुम निकालोगे वो कुछ जूल पर एटम में निकलेगी, 10 की पावर -18 की फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो h की वैल्यू होती है वो भी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो वेवलेंथ निकालने में कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है।
तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर तुमसे एनर्जी नहीं पूछी गई है ना क्वेश्चन में, या पूछी गई है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई ना, तो वेवलेंथ निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 12,400 अपॉन एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो डिफरेंस एनर्जी का कि फोर्थ एनर्जी लेवल में क्या फोर्थ एनर्जी लेवल जो यानी फोर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट के अंदर क्या एनर्जी, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 12,400 का जब उस एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करोगे तो तुम्हें वेवलेंथ मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में सीधे। ये शॉर्टकट है वेवलेंथ निकालने का अगर तुम्हारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे देखते हैं, जाओ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर यानी लोअर ऑर्बिट -1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर यानी हायर ऑर्बिट जो है, तो -13.6 इंटू जेड, इसमें 1 ही ले लेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ बताया नहीं है तो हाइड्रोजन ही मान के चलेंगे हम। 1 अपॉन एन लोअर क्या है 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो यहां से निकालो -13.6 इंटू 16 - 4 12 हो जाएगा और नीचे 64। ठीक है, तो इसको जब तुम कैलकुलेशन को करोगे 2 6 12, यहाँ पे 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 16। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको सॉल्व करना। और वेवलेंथ कैसे निकलेगी, वेवलेंथ मैंने बताया 12,400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो हमने निकाल ही लिया है, तो 2.55 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी अप्रोक्सीमेटली 4865 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ तुम्हारी 4865 एंगस्ट्रॉम आएगी 12,400 से जब 2.55 डिवाइड करोगे तो। अब मैंने तुम्हें बताया था लेक्चर की थ्योरी में, रिडबर्ग वाली में, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, कि अगर 90 से लेके 120 नैनोमीटर है तो यूवी रीजन है वो, और 400 से लेकर 600 वाला जो नैनोमीटर वाला जो है वो होता है बाल्मर, मतलब बाल्मर क्या रहा हूं मैं, विजिबल, मतलब विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन। तो ये किसमें लाइन कर रहा है 4865 एंगस्ट्रॉम, भैया नैनोमीटर में तो 400 को इंटू 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो एंगस्ट्रॉम में 4000 के आसपास आ जाएगा ना, तो ये क्या 4865, तो ये मतलब विजिबल रीजन में लाई कर रही है, विजिबल रीजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो दोनों तुम्हारे पास आंसर आ गए, वेवलेंथ आ गई तुम्हारी 4865 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे पार्ट का जो आंसर था किस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है, तो विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है। ठीक है, तुमने एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ निकालने के लिए 12,400 को 400 से डिवाइड कर दिया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफरेंस को एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा सवाल हमारा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। इसको जरा इससे समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम से। ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और ऐसे nth ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये nth ऑर्बिट। तो हमें बता रखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट, कोई एक्साइटेड स्टेट है, कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम मान लेते हैं कि इस nth ऑर्बिट, हमें नहीं पता है इस n की वैल्यू क्या है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इस यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यहां से, मैंने बताया था ना कि यहां आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब उस ऑर्बिट से बिल्कुल इस न्यूक्लियस फोर्स के अट्रैक्शन से छूट जाए इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री हो जाए इलेक्ट्रॉन, वो वाली एनर्जी, कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फ्री करना है इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव चार्ज की इंफ्लुएंस से इस एटम की, तो आपको 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। यानी बता रहा है
ये एनर्जी है इस ऑर्बिट की, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो, इस nth ऑर्बिट में है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम जानते हैं कितनी होती है, -13.6। भाई जो बेसिक फॉर्मूला एनर्जी का वो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अगर z 1 ले लोगे और n भी 1 ले लोगे तो एनर्जी क्या हो गई -13.6। अब इसमें हम लोगों को बता तो नहीं रखा कि कौन सा एटम है, तो हम हाइड्रोजन ही मान के चलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो है वो -13.6 होती है, ये तो हम जानते हैं। और किसी nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी इन्होंने बता रखी है तो इन्होंने माइनस का साइन नहीं लगाया, हम यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एनर्जी से खेलना तो हम कह देंगे कि 13.6 यहाँ है और 0.85 यहाँ पर है। तो मैं कह रहा है कि क्या एनर्जी एमिट होगी जब यहां से इलेक्ट्रॉन, इस nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में गिरेगा, तो यानी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो कितनी एनर्जी एमिट हो जाएगी। जब ऊपर से नीचे जाता है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में तो एनर्जी एमिट करता है, अंदर से ऊपर जाने के लिए यानी फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करने के लिए एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। तो 13.6 से जब हम 0.85 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5 और 15 में से 8 गया 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और यहाँ 2 तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी एमिट होगी, फोटोन एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा, टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन अब्सॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन एनर्जी। तो जो पिछला सवाल हमने किया था उसका ही उल्टा क्वेश्चन है ये। पिछले सवाल में ये था कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता है और nth ऑर्बिट की बता रखी है, तो उसके अंदर पूछा गया था कि कितनी एनर्जी एमिट कर देगा। इसके अंदर क्या किया इन्होंने कहा है कि ये जैसे ये ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ऐसे nth ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और nth ऑर्बिट। तो ये बता रखा है कि किस ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। पहले ऑर्बिट की तो हमें पता है -13.6 होती है और यहां से 13.6 और 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा किसी nth ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना, मतलब -13.6 है और 12.1 एब्सॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है। तो कितनी एनर्जी हो गई इसकी, -1.5 है ना, यानी nth ऑर्बिट में पहुंच गई इसकी एनर्जी। किसी हमें अभी ऑर्बिट तो पता नहीं है, इन्होंने पूछा कि किस ऑर्बिट में जंप किया है, तो हम मान लें किसी nth ऑर्बिट के अंदर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। तो अब एनर्जी क्या फॉर्मूला जानते हैं हम, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हमें तो nth ऑर्बिट पता करना है ना, तो एनर्जी क्या है उस nth ऑर्बिट के अंदर -1.5 और इधर -13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 लेंगे हम और n हमें निकालना है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट जाएगा तो 13.6 डिवाइड बाय 1.5, 15 9 ज़ा 135 होता है। तो यहाँ पे 13.6 से अप्रोक्सीमेटली वही है। तो 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, टू विच ऑर्बिट in the electron and hydrogen atom will jump A2 B3 C4 D5, तो 3 थर्ड ऑर्बिट के अंदर। अच्छा जो ऑर्बिट होता है ना, जैसे थर्ड ऑर्बिट, तो उसको ऐसे भी बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। जैसे ये फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये टर्म्स होती हैं, टर्म समझ लो वरना ऐसे ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर देता है। सेकेंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा होता कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो हम तब भी हम इस पर टिक मारते, ठीक है। तो आंसर है इसका थर्ड ऑर्बिट। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा सवाल हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस आयन इज -12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन इज इन विच एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से देख लो इस लाइन को, इलेक्ट्रॉन इज इन विच एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है। तो जो ऑर्बिट की वैल्यू हम निकालेंगे उससे एक कम लेना पड़ेगा हमें एक्साइटेड स्टेट में, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर, और n तो हमें निकालना है n का स्क्वायर, और एनर्जी क्या लें यहां पर -12.08, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी होती है ना, ये ना पोटेंशियल होती है ना काइनेटिक होती है, ये होती है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो ये वाली तो पुट कर नहीं सकते इसमें, पोटेंशियल एनर्जी है ये तो। थ्योरी के अंदर जो इससे पहला वाला लेक्चर मैंने लिया उसके अंदर थ्योरी के अंदर मैंने फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी यहां से, 12.08 को डिवाइड कर दो 2 से 6.04, और टोटल एनर्जी बताई थी मैंने, अगर बताई ना भी हो तो ऐसे निकाल सकते हो तुम, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर माइनस साइन लगा दोगे तो तुम्हारी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये सिर्फ इसकी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के अंदर, -6.0। इसको मैकेनिक्स में मतलब क्या आ जाना, क्लासिकल मैकेनिक्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर जो क्वांटम वाली मैकेनिक्स जो है वो दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूले क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं लगते, जो तुम क्लासिकल मैकेनिक्स क्लास 11 में पढ़ते हो। तो टोटल एनर्जी -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली एनर्जी पुट होगी यहां पर। तो -6.04 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4 अपॉन n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू 4 अपॉन -6.04, माइनस से माइनस काट दो। अब देखो यहाँ पर 6 से अगर तुम 13.6 को डिवाइड करो तो 2 से कुछ पॉइंट मतलब 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल वाली वैल्यू होगी, और 4 से जब तुम 2 पॉइंट समथिंग वाली डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो उस 8 पॉइंट समथिंग को तो अप्रोक्सीमेटली 9 कर दोगे, क्योंकि तुम्हें ऑर्बिट की वैल्यू तो हमेशा होल नंबर में होती है भाई। 2.5 ऑर्बिट, 3.5 ऑर्बिट या 4.5 ऑर्बिट थोड़ी ना होता है, ऑर्बिट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता है। तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू 3। अब जोश जोश में थर्ड पे टिक मत मार देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन इज इन विच एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर तुम्हें बी ऑप्शन सेकंड में मारना है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट का दूसरा नाम होता है, मैंने बताया था ना अभी पिछले वाले के अंदर, कि थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एक वैल्यू कम लेनी होती है, तो थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, नीट 2019 का सवाल, बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, जिसको फॉर्मूला आता है वो 20 सेकंड में इसका आंसर निकाल देगा। तो टोटल एनर्जी दे रखी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी इधर क्या हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 और -6.8 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला करेगा। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया शायद से, 3.4 और -6.8। पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो 7वां सवाल हमारा
the ratio of frequency corresponding to third line in Lyman series hydrogen spectrum to that of the first line in Balmer series of the lithium 2+ spectrum. ऑप्शंस तुम्हारे सामने 4/5, 5/4, 4/3, 3/4. रिडबर्ग्स फॉर्मूले के ऊपर ये सवाल है, सॉल्व करते हैं. फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड लाइन इन लाइमन. ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ, और 1/λ हम जानते हैं क्या होता है, r रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z² इनटू 1/n लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n हायर का स्क्वायर. ठीक है, तो r इनटू z क्या है इसमें, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इनटू 1/, अच्छा लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन मतलब लोअर ऑर्बिट क्या होगा 1 और हायर ऑर्बिट क्या होगा थर्ड लाइन, यानी 1 से 2 होती है फर्स्ट पहली लाइन, 1 से 3 होती है दूसरी लाइन, और 1 से 4 होती है थर्ड लाइन. तो n हायर क्या होगा 4, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर. तो यहां से क्या निकलेगा, r इंटू 1/1 माइनस 1/16, तो 15r/16. ठीक है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन इन लाइमन. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर. तो बाल्मर का लोअर ऑर्बिट क्या होता है 2, और हायर ऑर्बिट क्या होगा फर्स्ट लाइन में 2 से 3. तो फ्रीक्वेंसी क्या है v/λ, और 1/λ क्या होता है r इंटू z² इंटू 1/n. यहाँ पे अब मैं सीधा फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर सीधे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ. r इंटू z का यानी एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम हाइड्रोजन लिथियम यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9, और लोअर ऑर्बिट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला 9r इंटू 9 में से 4 गया 5/36, और 9 4 36, तो 5r/4. अब इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 15r/16 अपॉन 5r/4. r से r कट गया, 5 3 15, 4 4 16, तो 3/4. कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, अगर ये मान लो क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये बाल्मर और लाइमन वाली बतानी होती कि बाल्मर पहले और लाइमन उल्टा, तो 4/3 होता, तब 4/3 होता. अभी इन्होंने क्या पूछा है, पहले लाइमन और फिर बाल्मर, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भाई ये वाली लाइमन वाली है और ये वाली बाल्मर की है. अगर वेवलेंथ पूछ लेता ना लाइमन वर्सेस बाल्मर, तो फिर उल्टा आप आंसर बताते, क्योंकि इसको जब डिवाइड करते तो वेवलेंथ बाल्मर की ऊपर आ जाती और लाइमन की नीचे होती, v से v तो कट जाता. लेकिन उन्होंने क्या पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो 3/4 होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 8वां सवाल हमारा, ये जो 2 पार्ट है सवाल के, ये कोचिंग की टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है इस तरीके के सवाल, और किसी भी साल मेरे हिसाब से नीट में भी ये सवाल दोनों पूछे जा सकते हैं. व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n = 4 to n = 1, स्टेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड आर. कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी? ऑप्शन है 4, 8, 6 और 12. तो देखते हैं पहले तो डायग्राम बना के, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा. ठीक है, 1 2 3 4. अब देखो इस तरीके का सवाल निकालने का सिंपल सा अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू n2 - n1. ठीक है, तो 4 सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 - 3 सिग्मा 3. अभी सिग्मा 3 का क्या मतलब है, सिग्मा 3 होता है 3 + 2 + 1 + 0, तो कितना हो गया 6. तो आंसर तो इसमें 6 आ जाएगा. किसी भी चीज का सिग्मा होता है ना, जैसे मान लो सिग्मा अगर दूसरे उसमें देखूं मैं, 4th
एक्साइटेड स्टेट यानी 5 माइनस ग्राउंड स्टेट बाल्मर की यानी 2, तो यहाँ पे भी 5 माइनस 2 3 हो गया। चलो इसको छोड़ो क्योंकि ये ऊपर वाला सेम ही हो जाएगा। मान लो सिग्मा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 यानी सिग्मा 2 मतलब 2 प्लस 1 प्लस 0, तो कितना हो गया 3। इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। सिग्मा की के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है एस, इस तरीके से ऐड करते जाते हैं, उससे छोटी वाली डिजिट फिर उससे छोटी वाली डिजिट प्लस 0 इज इक्वल्स टू निकालते हैं, तो यहाँ से 6 आएगा। अब इसको फील करते हैं जरा। n इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी? 6 कैसे आ रहा है आंसर देखो। चौथे से तीसरे पर गिरा एक स्पेक्ट्रल लाइन, चौथे से दूसरे पर गिरा, ठीक है, दूसरी, चौथे से पहले पर गिरा तीसरी, अब तीसरे से दूसरे पर गिरा चौथी, तीसरे से पहले पर गिरा पांचवी, और दूसरे से पहले पर गिरा छठी। तो इस तरीके से 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही हैं। चौथे से तीसरे पर एक, चौथे से दूसरे पर दूसरी, चौथे पर पहले से तीसरी, तीसरे से दूसरे पर चौथी, तीसरे से पहले पर पांचवी, और दूसरे से पहले पर छठी। अब देखो अगला, अगर ये समझ में नहीं आया तो सिग्मा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 सीधा फॉर्मूला। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन द बाल्मर सीरीज, पर ये वाली जो चीज है ना ये इसमें काम आएगी। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अगर यहाँ पे लगाओगे तो सिग्मा 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और सिग्मा 3 क्या होता है ये तो ऊपर भी निकाला हमने 6, पर आंसर जो है वो 3 है। कैसे? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन बाल्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट। अब बाल्मर सीरीज का जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होता है? बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट तो जो n लोअर है वो तो 2 है, और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट यानी n हायर क्या है 5, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब 5, फिफ्थ ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक और 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के अंदर ही निकालना है सिर्फ। अब देखो अगर तुम ये वाला फंडा लगाओ यहाँ से, 5वें से तुम चौथे पर गिराओ, अगर तुम 5वें से चौथे पर गिरा रहे हो तो फिर वो बाल्मर सीरीज थोड़ी ना यार। बाल्मर सीरीज की तो हमेशा n लोअर क्या होगी 2 ही होगी हमेशा। तो 5वें से तुम किस पे गिराओगे? दूसरे पर। चौथे से तुम किस पे गिराओगे? दूसरे पर, तभी तो बाल्मर सीरीज ही होगी। अगर किसी और पर गिरा दिया, मान लो फर्स्ट पर गिरा दिया तुमने 5वें से, तो वो तो लाइमन सीरीज हो जाएगी। लाइमन के लिए n लोअर क्या होता है 1, बाल्मर के लिए क्या होता है n लोअर 2, पास्टन के लिए क्या होता है n लोअर 3, ब्रैकेट के लिए n लोअर क्या होता है 4, फंड के लिए क्या होता है n लोअर 5। अब ये नहीं आता है तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो 5वें से तुम दूसरे पर गिराओगे, चौथे से तुम दूसरे पर गिराओगे, तीसरे से तुम दूसरे पर गिराओगे, तो कितनी लाइन हो गई यहाँ पर? 3 ही तो हुई भाई। दूसरे से दूसरे इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे में, तो हमें कोई उससे थोड़ी तक नीचे गिराना है, हमें तो दूसरे तक लेके जाना है। एरोस गलत इंडिकेट कर दिए मैंने, ये रहा दूसरा, ये तो फर्स्ट पर गिरा दिया मैंने, ठीक है। 5वें से दूसरे पर, चौथे से दूसरे पर, तीसरे से दूसरे पर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे हम? इसमें हमें कोई सीरीज वीरीज नहीं दे रखी, तो हम सारी जो है वो जब हम n पे गिराएंगे तो हम सबसे गिरा देंगे। 4 से 3 पर भी गिराएंगे हम, 4 से 2 पर भी गिराएंगे हम, 4 से 1 पर भी गिराएंगे हम। लेकिन इसमें क्या होगा, इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि n लोअर जो है वो 2 ही होगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज बता दी है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम वाले से ही निकलेगा। ये बिना डायग्राम के भी निकल सकता है। जब तुम्हें कोई सीरीज वीरीज ना बताई हो तो सिग्मा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। लेकिन अगर सीरीज बता दी तो फिर तुम्हें डायग्रामेटिकली ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 9वां सवाल AIPMT प्रीलिम्स 2005 का, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल पर मोल, हेंस एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट वुड बी। ऑप्शंस आर -656, -328, -164 या -82। तो एनर्जी सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बता रखी है इन्होंने, एनर्जी सेकेंड बोहर ऑर्बिट। एनर्जी का फॉर्मूला अब तुम्हें कांस्टेंट नहीं पता, सपोज करो मैं एक लेट कर रहा हूं कि तुम्हें अगर किलोजूल पर मोल तो कांस्टेंट जो है वो नहीं पता। अगर तुम्हें फोर्थ एनर्जी ऑर्बिट निकालनी है तो तुम्हें
कांस्टेंट तो पता होना चाहिए ना भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हें पता है कांस्टेंट क्या होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जूल पर एटम में क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻−18। हालांकि मैंने तुम्हें लेक्चर में बता रखा है कि किलो जूल पर मोल का क्या होता है, -1312 होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड ऑर्बिट यानी 4, और एनर्जी कितनी दे रखी है, -328। तो -328 इंटू 4 कितना हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1312। यही तुम यूज करोगे किसकी, फोर्थ एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट की निकालने के लिए। फोर्थ ऑर्बिट की -1312 इंटू जेड स्क्वायर तो 1 ही है, और अपॉन एन स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे -1312 अपॉन 16 तो तुम्हारा आएगा -82। तो चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगर तुम्हें नहीं पता है कांस्टेंट वैल्यू तो तुम्हें पहली लाइन इसीलिए दे रखी है कि अगर तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू को एनर्जी वाले फॉर्मूला में यूज कर लो किलो जूल पर मोल के। अगले सवाल पढ़ते हैं। तो हमारा 10वां और आखिरी सवाल जो कि है नीट 2019 उड़ीसा से। बोहर मॉडल का सवाल है ये, बट एक्चुअली ये केमिस्ट्री के सेक्शन में नहीं, फिजिक्स के सेक्शन में पूछा गया था नीट 2019 उड़ीसा में। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, सवाल तो भाई बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का है। अब चाहे वो फिजिक्स में पूछ ले चाहे वो केमिस्ट्री में पूछ ले। अब अगर अगले साल ये सवाल केमिस्ट्री में आ जाता है तो वो तुमसे ये थोड़ी ना कहेगा कि 2019 में हमने फिजिक्स में पूछा था तो तुम कहोगे कि भाई तुमने केमिस्ट्री में क्यों पूछ लिया। सवाल तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का है, चाहे वो केमिस्ट्री में आ जाए चाहे वो फिजिक्स में आ जाए। तो देखते हैं सवाल को, बढ़िया सवाल है ये सवाल वही इंसान कर पाएगा जिसको बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की डेरिवेशन आती है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है ये। देखो कैसे, रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स 0.51 एंगस्ट्रॉम। ये तो हम जानते हैं, रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, वो ये अप्रोक्सीमेटली कह रहा है ये। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी हम जानते हैं, बोहर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन, एक म्यूऑन कोई पार्टिकल है, ऐसे ही कोई आर्बिट्री पार्टिकल है जिसका चार्ज तो सेम है इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन मास जो है वो 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका फर्स्ट बोहर रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। अब देखो इसके अंदर चार्ज तुम्हें सेम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज तो से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है मास से। तो रेडियस जो होता है वो जब, अब मैं ये डेरिवेशन कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैं थ्योरी में ये डेरिवेशन कर चुका हूं इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। कैसे की थी वो डेरिवेशन, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ से r निकाला था, फिर mvr इक्वल्स टू nh/2 से v निकाला था, फिर v की इक्वेशन इसमें पुट करी थी, r निकाला था। तो वो वाली चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सीधा रिजल्ट बताऊंगा। अगर तुम्हें डेरिवेशन देखनी है, जो कि तुम्हें देखनी चाहिए, तो इससे पिछला वाला जो वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या तुम प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, बोहर्स मॉडल के थ्योरी के ऊपर है वो, पूरी थ्योरी और डेरिवेशन और फॉर्मूलास में कवर किए गए हैं। तो रेडियस जो होता है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है, और जो एनर्जी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, तो जो रेडियस तुम्हें दे रखा है उसको तुम डिवाइड कर दोगे 207 से, 0.51 डिवाइड बाय 207, क्योंकि मास अगर 207 टाइम्स बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का तो रेडियस 207 टाइम्स घट जाएगा, और एनर्जी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर मास तुम कोई पार्टिकल है जो कि हाइड्रोजन एटम में जिसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से 207 गुना ज्यादा है, तो एनर्जी भी उसकी 207 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी -13.6 इंटू 207। ठीक है, तो -13.6 इंटू 207 करोगे तो क्या होगा, 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है इसमें, चौथा वाला। और जब 0.51 को 260 से डिवाइड करोगे तब ये आएगा। 0.51 क्या है, एंगस्ट्रॉम है, यानी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। अगर मैं तुम्हारी जगह एग्जाम में होता ना तो एनर्जी निकाल के डायरेक्ट टिक मार देता, क्योंकि एनर्जी से डिफरेंशिएशन हो रहा है, रेडियस काफी क्लोज है, 2.56 के दो ऑप्शन है। तो मैं पहले ऑप्शन देखता, मैं देखता कि अच्छा
जो एनर्जी वाला पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन है, इधर 13.6 है, इधर 3.6 है, इधर 2.8 है, इधर 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 2.8 इंटू 10⁻³ तो मैं देखता कि चलो एनर्जी अगर मैं निकाल देता हूँ तो ऑप्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो मैंने यही किया, पहले मैंने एनर्जी निकाली, मैंने देखा कि अच्छा चौथा ऑप्शन मैच हो रहा है 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही वाला होगा। फिर भी अगर तुम्हारा दिल ना माने तो तुम 0.51 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 207 करके देख लो, ये तुम्हारा 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर आएगा। तो चौथा ऑप्शन तुम्हारा सही बनेगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में एक एडिशन कर रहा हूं कि अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ ले, इस म्यू1 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी तुम स्टैंडर्ड जानते हो कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल्स टू v0 इंटू z/n होता है ना, तो z भी 1 ले लिया, n भी 1 ले लिया। तो अगर वो तुमसे पूछे कि वेलोसिटी क्या होगी म्यू1 पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की तो ये होती है, ये तो इलेक्ट्रॉन की होती है, तो म्यू1 पार्टिकल जो इसमें रिप्लेस कर दिया है, म्यू1 पार्टिकल डाल दिया जिसका चार्ज जो है वो सेम है और मास 207 है, तो वेलोसिटी क्या होगी? तब भी वेलोसिटी यही होगी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू म्यू1। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, m की पावर 0, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये भी मैंने थ्योरी में बताया था। तो नीट में अब किसी साल ये पूछ लेगा वेलोसिटी बता दो इस पार्टिकल की। अब जो जिसको पता है कि मास इंडिपेंडेंट होती है वो डायरेक्ट मान लो 2.18 तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में, वो ऑप्शन में भी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड टिक मार के आगे निकल जाएगा, वो काय को कैलकुलेट करेगा, उसे पहले से पता है वेलोसिटी मास इंडिपेंडेंट है। तो तुम्हें डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए, तुम्हें रिजल्ट्स भी पता होने चाहिए, तभी तुम जो है वो पेपर में जाके इस तरीके के सवाल कर पाओगे। छोटे मोटे सवाल तो कोई भी कर लेगा कि एनर्जी निकाल दो, रेडियस निकाल दो, लेकिन अगर इस तरीके का सवाल पूछ लिया तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पर मास सेम कर दे और चार्ज कुछ डाल दे, मान लो म्यू1 पार्टिकल का जो चार्ज है वो 20 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से और मास सेम है, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ज के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, रेडियस की, एनर्जी की, वेलोसिटी की, तो फिर तुम्हें डिराइव करके निकालना पड़ेगा। या तुम ऑब्जर्व करके जाओ कि भाई रेडियस जो है वो चार्ज की रेडियस और चार्ज की डिपेंडेंस क्या है, रेडियस और मास की डिपेंडेंस क्या है, एनर्जी और मास की डिपेंडेंस क्या है, एनर्जी और चार्ज की डिपेंडेंस क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के 10 बढ़िया सवाल। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे फॉर्मूले जितने भी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में यूज होते हैं या रेडबर्ग्स में यूज होते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूले के भी 2-3 सवाल हमने लिए थे, वो सारे हमने रेडबर्ग फॉर्मूला भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नीट के अंदर तो तुम्हें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और रेडबर्ग का कोई सवाल नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कोई कोचिंग का मटेरियल हो, तुम्हारे पास कोई डीपीपीज हो, तो तुम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और रेडबर्ग्स के ऊपर उनके ऊपर सवाल कर सकते हो। अगला लेक्चर मैं लेके आने वाला हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, उसके सवाल करेंगे और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।